Hello everyone, welcome to our channel GS Darpan and welcome to our today's new geography optional class. In last class, I introduced what is geomorphology. So in paper 1, the first topic comes from geomorphology. So here we will further start the lecture 2 of geomorphology, and in this lecture we will discuss about the origin and evolution of Earth and the universe. We'll discuss all the theories, all the possible theories which may come and which has come into the examination. Discuss those theories one by one critically, and their contributions and their criticism. Both things will be discussed so that you can write a comprehensive answer in the examination. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तैयार हैं आप लोग फिर? दिस इज मी योर मेंटर पवन सिंह. सी, सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें सो दैट जो स्टूडेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं और उनको जियोग्राफी ऑप्शनल तैयार करना है, दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. आप लोग सीधे तौर पर मुझसे जुड़ सकते हैं. यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम फॉर योर क्वेरीज ऑन माई नंबर 9958018784. आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं. तो आई विल ऐड यू टू द ग्रुप ऑफ जीएस दर्पण ऑल्सो, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल, वो भी जीएस दर्पण के नाम से है. ठीक है, सो आई विल शेयर द पीडीएफ और द पीपीटी ऑफ दिस क्लास नोट्स टू द this GS Darpan Telegram channel. So you can join the Telegram channel. You can WhatsApp me so that I can add you in the personal geography group. वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यू कैन आज के अगर लेक्चर में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क दोज क्वेरीज ऑल्सो. ठीक है, दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये लेक्चर सब सारे स्टूडेंट्स के लिए. आपको लगता है कि मैं आपको कुछ क्वालिटी दे पा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू add some knowledge enhancement. ठीक है, so as an contribution आपको लगता है, ठीक है, कि आई एम एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, आपका सब्जेक्ट मैं तैयार करा पा रहा हूं, तो एज एन कंट्रीब्यूशन जो भी मॉनेटरी सपोर्ट आप करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर आप कर सकते हैं. ठीक है, वॉट एवर मॉनेटरी सपोर्ट यू कैन डू दिस. आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी फीस और एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग, हर चीज का एक कॉस्ट लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगता है. आई एम ऑल्सो गिविंग माई टाइम एंड एवरीथिंग, सो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट वट एवर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. आप मुझे इस नंबर पर यूपीआई भी कर सकते हैं. यूपीआई करके यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट विद मी. फाइन, so this is your voluntary contribution. There is no fees for this course. Lectures of geography optional कंटिन्यूसली आपके सामने डेली बेसिस पर लेक्चर्स आते रहेंगे और आपका ऑप्शनल जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक आई हैव टारगेटेड कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2023, 2024, 2025 आगे के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफी यूजफुल रहने वाला है लेक्चर. ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जियोग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड प्रीवियस 2-3 लेक्चर हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा. इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. आज से हमारा मेन क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो इस क्लास में मैं सिर्फ आपको डिटेल नोट्स नहीं दूंगा, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे. ये मेरी हैंड रिटन नोट्स होंगी. हर लेक्चर के ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे जो 2 से 3 पेज में समराइज रहेंगे. ये शॉर्ट नोट्स आप चाहे खुद से इसको कॉपी करके लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बना सकते हैं, और या तो आप इनको ही पीडीएफ फॉर्म में या प्रिंट आउट करा करके अपने पास रख सकते हैं. आई विल सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप ऑल्सो. ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी, एंड दीज काइंड ऑफ
एक्सप्लेनेटरी नोट्स विल बी गिवन। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यू विल गेट द नोट्स एंड ऑल। और जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे आप कोई आंसर लिखते हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा बीच बीच में, आप आंसर लिखते हैं, यू सेंड योर आंसर एंड चेक एंड टेल यू कि कितना अप्रोप्रिएट आंसर आप लिख रहे हैं, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, at the same time we are talking about the origin and evolution of the universe also and solar system also. Fine. So there are the various theories, there are the more than 15 theories, there are the various theories, some of the very popular theories which I have jotted down here, okay. So when we talk about the origin of the earth or origin of our solar system, there are two kind of theories. One is monistic theory, monistic और पेरेंटल थियरी, अनदर वन इज डुअलिस्टिक। एक तो यहाँ ये हैंड रिटन में भी मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, और यहाँ पर भी मैंने इसको टाइप्ड फॉर्म में भी मेंशन किया है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोनिस्टिक थियरी, व्हाट इज डुअलिस्टिक थियरी। सो अर्थ के ओरिजिन की दो तरीके की थियरीज हैं, वन इज मोनिस्टिक और पेरेंटल थियरी, अनदर वन इज डुअलिस्टिक और द बाई पेरेंटल थियरी, ठीक है। तो ये जो हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का लेक्चर होगा, इसमें हम थियरीज डिस्कस करेंगे, देन वी विल फर्दर डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, देयर वी विल डिस्कस जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर कैसे बना, क्रस्ट का वेरियस पार्ट्स कैसे बने, ठीक है। एटमॉस्फेयर के साथ साथ में दूसरी घटनाएं कैसे हुई, सारे फ्लोरा और फोना का डेवलपमेंट किस पीरियड में हुआ, जैसे डायनासोर्स कब आए, ह्यूमन कब आया, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है हमारे, ठीक है, लेक्चर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पर होंगे, जिसमें ये हम थियरी डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली, और देन वी विल डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। फाइन। तो लेट अस टॉक अबाउट थियरीज ऑफ अर्थ्स ओरिजिन। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनिस्टिक पेरेंटल थियरी, डुअलिस्टिक या बाई पेरेंटल थियरी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको नोट्स दूंगा, जैसे अभी नेबुलर थियरी हम डिस्कस करेंगे, तो व्हाट इज नेबुलर थियरी, कितने पार्ट में डिवाइड है नेबुलर थियरी, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको डिटेल नोट्स भी मिलेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनिस्टिक थियरीज, पेरेंटल हाइपोथेसिस थियरीज, ठीक है, इट मींस मोनो मतलब वन, मोनिस्टिक थियरी। जैसे कांट की गैसियस हाइपोथेसिस है या नेबुलर थियरी ऑफ लाप्लास, इसको एक्रिशन लाप्लास थियरी भी कहते हैं। तो ये मोनिस्टिक थियरी है, ठीक है। अब क्या है मोनिस्टिक और क्या है डुअलिस्टिक, एक बार थियरीज देख लीजिए। जैसे प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस है, बाइनरी हाइपोथेसिस है, इंटरस्टेलर डस्ट थियरी है। तो यहां पर मैं सारी थियरी मैंने मेंशन की है, वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज थियरीज, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल थियरी, ठीक है, कैप्चर हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, कैटास्ट्रोफिक थियरी, बिग बैंग थियरी, फिजन थियरी, सेफाइड थियरी, नोवा थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, ये दो बार लिख गए हैं। नेबुलर क्लाउड, ठीक है, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस। तो ये सारी थियरीज यहाँ पर हैं, जो कि मेजर थियरीज, इसमें से 4-5 मेजर थियरीज हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स रेस्ट वी विल डिस्कस इन शॉर्ट, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए विल डिस्कस दीज थियरीज। सो फर्स्ट मोनिस्टिक थियरी में कौन कौन सी आती है, कांट की गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास या एक्रेशन थियरी। तो इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, थियरी ऑफ मोनिस्टिक थियरीज। तो मोनिस्टिक थियरी में आती है कांट की, इमैनुअल कांट की गैसियस हाइपोथेसिस थियरी, और पियरे लाप्लास की नेबुलर एक्रेशन थियरी, ठीक है। तो ये दो थियरी जो है मोनिस्टिक में आती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनिस्टिक? तो मोनो मतलब वन। ये थियरी एक फंडा पर बेस्ड है, जिसमें अजम्पशन ये किया गया कि एक नेबुला होती है, ठीक है। अभी नेबुला क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द assumption that solar system has originated from single star or single nebula, ठीक है। सिंगल स्टार एंड सिंगल नेबुला, यहां पर शॉर्ट नोट्स में मैंने नेबुला लिखा है। नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट गैस विच इज प्राइमोडियल,
यूनिवर्स के स्टार्टिंग से है, प्राइमोडियल है, एमॉर्फस है, इसका शेप डिसाइडेड नहीं है, तो इसके वेरियस शेप्स हैं। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट नोट्स भी है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज मोनिस्टिक मींस, यूनिवर्स का या हमारे जो सोलर सिस्टम है अर्थ, इसका जो ओरिजिन है ये एक नेबुला से हुआ है, सिंगल नेबुला से हुआ है, ये मोनिस्टिक थॉट है। ठीक है, ये मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है। सो द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन अकॉर्डिंग टू दीज थियरीज इज कॉल्ड द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, एक नेबुला से धीरे धीरे सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ है। पहले कुछ और शेप रहा होगा, फिर कुछ और शेप है, और प्रेजेंट तक आज कुछ और शेप है। तो इसका जो एवोल्यूशन है वो वेरियस स्टेजेस में हुआ है। तो दीज आर द एवोल्यूशनरी थियरीज, मोनिस्टिक थियरीज आर एवोल्यूशनरी थियरीज। अब इसमें कौन कौन सी थियरीज आती हैं, जैसे गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, ठीक है, लाप्लास की थियरी, होल की थियरी, लॉकियर की थियरी, वाइजैस्कर थियरी, ये सब जो है वो मोनिस्टिक थियरी के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन जो है इनका मोनिस्टिक थियरी है। नेक्स्ट हम देखें, अच्छा मोनिस्टिक थियरी को हम पेरेंटल थियरी भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसको बाई पेरेंटल थियरी कहते हैं। इनके दो पेरेंट हैं, मतलब सोलर सिस्टम के बनने में यहां पर दो पेरेंट है, मतलब डुअलिस्टिक, डुअल मतलब दो। सो दिस हाइपोथेसिस based on second category explaining the origin of the earth and the solar system is a result of coming together of two stars or nebula। एक से नहीं हुआ है, दो स्टार या दो नेबुला आपस में मिल करके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डुअलिस्टिक थियरी है। ठीक है, इसमें दो माना जाता है कि दो पेरेंट रहे। तो जैसे चेम्बरलिन ने ये थियरी लिखी, मॉल्टन ने, जीन्स ने, जेफरी ने, रसल ने ये थियरी या ये हाइपोथेसिस जो है वो इन्होंने बताया। व्हाई वी आर कॉलिंग इट हाइपोथेसिस, बिकॉज जब ये बताया गया थॉट तो ये सिर्फ एक कल्पना थी, परिकल्पनाएं हैं ये, दीज आर हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इनके इनके पक्ष में, ठीक है, एविडेंसेस मिलेंगे, और एविडेंसेस के बेसिस पर, मींस व्हेन यू गेट द एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस यू जस्टिफाई समथिंग एंड फॉर्म अ डिसीजन। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर ये, इसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ सही चीजें होंगी, और उनसे नई थियरी बनेगी, और ऐसे एवोल्यूशन जो है चलता रहता है। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द कीवर्ड विच इज नेबुला। नेबुला, अब नेबुला इसमें मत मान लीजिएगा कि वो थेनोस की बेटी नेबुला है, नहीं, ये वो नहीं है नेबुला। ठीक है, तो नेबुला वेरियस शेप्स एंड साइज का डस्ट क्लाउड होता है। इसमें गैस होती है, इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, गैस डस्ट का एक क्या है, पुंज है। ठीक है, इट इज ह्यूज क्लम्प, जैसे आपके सामने ये नेबुला दिख रही। यहाँ पे जो भी फोटो मैं दिखा रहा हूँ ये नासा ने हबल टेलीस्कोप से एंड वेरियस टेलीस्कोप्स की मदद से ली है, और ये कोई इमेजिनरी पिक्चर्स आपके सामने नहीं है, ये पिक्चर्स रियल है। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने क्रैब नेबुला है, मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया क्रैब नेबुला। सेंटर में इसके ज्यादा ग्लो आपको दिख रहा होगा। ये हेलिक्स नेबुला है, इसके भी सेंटर में आपको ज्यादा तेज ग्लो दिख रहा होगा। ठीक है, दीज आर द वेरियस नेबुले जो रिसेंट टाइम में नासा ने लिए हैं, और इन सभी नेबुले के सेंटर में आपको हाई कॉन्सेंट्रेटेड लाइट दिख रही होगी। ठीक है, तो नेबुला में एक चीज है कि इसका कोई शेप और साइज नहीं है। ठीक है, शेप और साइज नहीं है, इसमें प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है जो इसके वेरियस स्टेजेस को बताता है। वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द नेबुला। सो व्हाट इज नेबुला? नेबुला इज अ जायंट क्लाउड और डस्ट एंड गैसेस इन दिस स्पेस। ठीक है, सो डस्ट का और गैसेस का स्पेस में एक बड़ा पुंज है। तो सम नेबुले, नेबुले इसका प्लूरल फॉर्म है, सम नेबुले कम फ्रॉम द गैस एंड डस्ट थ्रोन आउट ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ डाइंग स्टार। ठीक है, कोई भी स्टार, जैसे हमारा सन भी है, ये भी डाई करेगा, मरेगा, खत्म होगा जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। अभी इस पर हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टार जो है ना वो ब्लास्ट होते हैं, और इनसे निकलता है क्लाउड, इनसे बनता है बहुत सारा गैस क्लाउड, डस्ट। ठीक है, तो स्टार के एक्सप्लोजन से भी नेबुला का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसी नेबुला में एक और स्टार पैदा होगा। ठीक है, उसी नेबुला से दूसरा स्टार भी पैदा होगा। क्लियर है? तो नेबुला कैन बी
form from the blasting in the star, explosion in the dying star also. ठीक है. And other nebula are where new stars are taking birth. कुछ नेबुला ऐसी होंगी जहां पर नया स्टार बर्थ ले रहा होगा. अब जैसे मैं आपको नेबुला का फोटो दिखाता हूं, जैसे क्रैब नेबुला है, ठीक है, ये ब्लास्टिंग का नेबुला है, इसमें कोई स्टार बर्थ नहीं ले रहा है, ये डाई हो रहा है, खत्म हो रहा है. ठीक है. यहां पर हेलिक्स नेबुला में एक स्टार का जन्म हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली इन नेबुलाज में, इसमें जैसे एनजीसी 7027 है, ये नेबुला में ब्लास्टिंग हो रहा है, ये स्टार की ब्लास्टिंग से बन रहा है. ठीक है. तो जिसके सेंटर में कोई प्रॉपर शेप या पॉइंट ना दिखाई पड़े, वो ब्लास्टिंग से बन रही होगी. ठीक है. सो इसी वजह से नेबुला को हम स्टार नर्सरी भी कहते हैं. नेबुला से ही स्टार पैदा होता है और फिर स्टार के ब्लास्टिंग से एक और नेबुला बनती है, फिर उसी नेबुला में फिर नया स्टार बनेगा. ये पूरा प्रोसेस है. पर ये प्रोसेस कैसे घटित होता है, इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस और थियरीज हैं. ठीक है. अब जैसे यहां पर आप देखिए, दिस इज ईगल नेबुला, दिस इज ईगल नेबुला, दिस इज कैरिना नेबुला. ठीक है. This is Carina Nebula. So these are the various, और ये real picture है, these are not the false picture, these are the real picture. So let us discuss about the first theory which is given, first hypothesis which is given by the Immanuel Kant, gaseous hypothesis of Immanuel Kant. ठीक है. So gaseous hypothesis suggests that the solar system formed from gas and dust ऑर्बिटिंग द सन. ठीक है. तो गैसियस हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना है. इट इज फॉर्म फ्रॉम द गैस एंड डस्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. सन के चारों तरफ जो गैस और डस्ट ऑर्बिट कर रही थी, उससे हमारा सोलर सिस्टम बना है. द थियरी वाज डेवलप्ड बाय द इमैनुअल कांट एंड पब्लिश्ड इन हिज बुक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ द हेवेंस 1755. ठीक है, 1755. तो अब एक चीज हम देखेंगे कि यूरोप में पोस्ट रेनेसा पीरियड, रेनेसा का पीरियड जिसको पुनर्जागरण पीरियड कहते हैं, पोस्ट रेनेसा पीरियड और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का जो फेज रहा है, इसमें काफी एक्सप्लोरेशंस होती रही हैं, साइंस का भी काफी डेवलपमेंट होता रहा. उसी तरीके का एक डेवलपमेंट हमको कॉस्मिक फील्ड में भी दिखाई पड़ता है. ठीक है. कॉस्मिक फील्ड मतलब यूनिवर्स में भी काफी खोज चलने लगी. ठीक है. तो इमैनुअल कांट ने अपनी एक बुक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ हेवेंस 1755, इसमें ये थॉट दिया था जिसको हम गैसियस हाइपोथेसिस कहते हैं. ये भी एक मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है. सो गैसियस हाइपोथेसिस कांट वाज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रोटेटरी मोशन. न्यूटन का मानना है कि हर एक पार्टिकल जो है वो अपने मास के अकॉर्डिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. मास ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक है. और ये यूनिवर्स में सभी जगहों पर समान रूप से लागू होता है. ठीक है. यूनिवर्स में समान रूप से लागू होता है ये थॉट. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज यूजुअली स्टेटेड दैट द every particle attract each other in the universe, which force that the directly proportionate to the product of their mass. जितना मास ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही अट्रैक्शन भी बढ़ेगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. ठीक है. इफ लेट सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है पर उसका वॉल्यूम कम है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा. किसी का मास, ठीक है, मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे का मास कम होता है पर साइज में फुला देने पर बड़ा हो जाता है. ठीक है. तो गुब्बारे का मास कम है पर उसका वॉल्यूम जो है वो हाई है. इसी वजह से सेंटर से उसकी जो दूरी है, रेडियस जितनी ज्यादा होगी, उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी उसकी कम होगी. पर अगर रेडियस बढ़ने के साथ साथ में इसके मास में भी इंक्रीज होता है, उसके द्रव्यमान में भी बढ़ोतरी होती है, तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा. आप ये समझ के चलिए कि मास जितना अधिक होगा, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा. ये न्यूटोनियन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है. ऐसा यूनिवर्स में सभी जगहों पर होता है, ऐसा मानना है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू कांट assumption, supernaturally created primordial hard matter was scattered in the universe. इनका ये मानना था
कि यूनिवर्स में पहले से प्राइमोडियल मैटर जो था वो फैला हुआ था, ठीक है। नेबुला जो कि एक गैस और डस्ट क्लाउड है, एंड द मैटर वाज कंप्राइज्ड, जो पहले से मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, पहले से जो पदार्थ था प्राइमोडियल मैटर था, आद्य पदार्थ था, वो और नेबुला दोनों कंप्राइज्ड ऑफ वेरी कोल्ड सॉलिड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स। तो पहले कोल्ड था, नेबुला जो है वो बहुत कोल्ड था, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स थे उसमें और मोशनलेस था। पार्टिकल बिगेन्स टू कोलाइड ईच अदर, ये पार्टिकल धीरे धीरे आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसा कि न्यूटोनियन लॉ कहता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। नाउ इनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से इनमें कोलिजन स्टार्ट होता है, ठीक है, देयर इज अ कोलिजन बिटवीन दिस पार्टिकल, और इस कोलिजन से एक रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगी, कहीं भी होगी, टकरा करके इधर उधर कहीं भी भागते हुए नजर आएंगे, तो एक रैंडम मोशन होगी जो कि इन प्राइमोडियल मैटर के सॉलिड पार्टिकल्स में दिखाई पड़ती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स विल कोलाइड टुगेदर एंड जनरेट फ्रिक्शन, घर्षण होगा इनके बीच में, टकराएंगे तो इनके बीच में घर्षण होगा, और घर्षण से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। रब योर हैंड एंड यू विल सी दैट कि हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो इट विल जनरेट हीट विद द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इन प्राइमोडियल मेटल स्टार्ट राइजिंग। तो अभी इससे क्या होगा, प्राइमोडियल मैटर में जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगेगा, ठीक है, प्राइमोडियल मैटर में टेम्परेचर जो है राइज करने। सो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रैंडम मोशन एज वेल एज द रेट ऑफ कोलिजन अमंग द पार्टिकल इंक्रीज। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल और तेजी से भागने लगेंगे, क्योंकि उनको और ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है, तो उनका रेट ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस गेव एक्स्ट्रा मोमेंटम, और उनको मोमेंटम मिल गया, ठीक है, और रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेटरी मोशन जो है ना, एक्स्ट्रा मोमेंटम मिलेगा, रोटेटरी मोशन स्टार्ट होगा। सो राइज इन द टेम्परेचर ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ प्राइमोडियल मैटर। जो प्राइमोडियल मैटर पहले पदार्थ था, टेम्परेचर की वजह से अब उसका भी शेप चेंज होने लगेगा, फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस पार्टिकल, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल थे वो भी गैस पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगेंगे। दस द ओरिजिनल कोल्ड मोशनलेस क्लाउड, जो पहले कोल्ड मोशनलेस क्लाउड या नेबुला थी, वो अब क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम द हॉट नेबुला, ठीक है, हॉट हो जाएगी एंड स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस, सेंटर में जहां पर मास ज्यादा होगा उसके अराउंड एक डिस्क के जैसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है इनकी, इमानुअल कांट साहब की जो बता रहे हैं, ठीक है। सो विद द कंटिन्यूअस राइज इन द टेम्परेचर, अब क्या है, कोलिजन चल रहा है, और ज्यादा मोमेंटम मिलता जा रहा है, और ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रोटेशन भी बढ़ता जा रहा है। नेबुला स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन साइज, और नेबुला का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू इमानुअल कांट, एज द हीट इंक्रीज द साइज ऑफ नेबुला इंक्रीज, नेबुला का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है, हीट भी बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा, एंड एज द साइज ऑफ नेबुला इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जब कुछ ऐसे सर्कुलर घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रोटेटरी स्पीड फर्दर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है, और तेजी से रोटेट करने लगेगा, और तेजी से रोटेट करने लगेगा। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द नेबुला द रोटेटरी स्पीड बिकम सो फास्ट दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अब जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है कुछ भी, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और एक फोर्स बाहर से अंदर सेंटर की तरफ होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। जैसे जब मक्खन निकालना होता है तो दूध को क्या करते हैं, इसे बहुत तेजी से घुमाते हैं, ठीक है, तो उसमें से फैट के सॉलिड पार्टिकल साइड की तरफ भागने लगते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो जब ऐसे रोटेशन होगा, रोटेशन इतना तेज हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
एक्सीड द अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उससे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, बाहर की तरफ भागने का फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा रोटेशन की वजह से। ठीक है, द नेबुला स्टार्ट स्पिनिंग सो रैपिडली दैट इरेगुलर रिंग्स, अब इसमें क्या होगा, इरेगुलर रिंग के जैसे ये सेपरेट होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ये नेबुला है, इसके सेंटर में ज्यादा मास था, ये रोटेट हो रही है, ऐसे स्पिन कर रही है जैसे कुम्हार की चाक स्पिन करती है, और इसमें से इरेगुलर ऐसे रिंग्स जो है वो अलग होती चली जाएंगी और बाद में यही रिंग जो है वो प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इरेगुलर रिंग जो है वो इसके पेरिफेरी से सेपरेट होती चली जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द नेबुला and was ultimately thrown off due to centrifugal force. So it is basically the centrifugal force जो नेबुला में various ring को अलग कर रहा है। ठीक है, so by the repetition of the same process a system of concentric ring, और यहां पे बताया कि 9 ऐसी रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग जिसका एक ही सेंटर होता है, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी। ठीक है, इस तरीके की 9 रिंग बन जाएंगी सेपरेट होकर के। ठीक है, द रेसिडुअल सेंटर मास ऑफ द नेबुला रिमेन्ड इन द सन, ये जो बीच में है इससे सन बन जाएगा, और ये रिंग में जो मटेरियल है ये कोलाइड होते होते क्या हो जाएगा, एक प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एंड ऑल द मैटर इन ईच रिंग वाज एग्रीगेटेड, मिल जाएगा एट अ पॉइंट टू फॉर्म द कोर और द नॉट। ठीक है, पहले क्या होगा, इसके जो इसमें बहुत सारे, अब ये क्या है, ये भी तो गैस पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये क्या होंगे, आपस में टकराते चले जाएंगे। ठीक है, तो छोटा बनेगा पहले, फिर इसमें और चिपकते चले जाएंगे और बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें और चिपकते चले जाएंगे और बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे कोर डेवलप होगा और फिर इसके आउटर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स डेवलप होती चली जाएंगी। जैसे कि अर्थ में भी देखो तो एक कोर है और फिर मेंटल है, इनर मेंटल है, आउटर मेंटल है, इनर कोर है, आउटर कोर है, क्रस्ट है, ऐसी वेरियस लेयर्स जो है वो डेवलप होती है। ये हाइपोथेसिस यहाँ पर इमैनुअल कांट ने दिया है। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमैनुअल कांट ने ये हाइपोथेसिस दिया और ये थियरीज बताई। ठीक है, अब अगर हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं, अक्सर यूपीएससी पूछती है इवैल्यूएशन पे, जैसे अल्फ्रेड वेगनर की थियरी को इवैल्यूएट करने के लिए दिया था कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। ठीक है, क्या उसमें सही था और क्या गलत, उसी तरीके से इसको भी हम इवैल्यूएट करें तो कांट के अकॉर्डिंग देयर वाज अ प्राइमोडियल मैटर, कांट ने बोला कि एक प्राइमोडियल मैटर था, बट यहां पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि फ्रॉम वेयर दिस प्राइमोडियल मैटर केम, कहां से आया ये प्राइमोडियल मैटर, इस मैटर का क्या ओरिजिन है, इसको कांट ने कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया। कांट डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी टू कॉज द रैंडम मोशन, जो रैंडम मोशन हो रही है पार्टिकल्स में, रैंडम मोशन, इसके एनर्जी का क्या सोर्स है, ये भी कांट ने नहीं बताया है। ठीक है, जब इनिशियली वो कोल्ड थे, मोशनलेस थे, तो टकराना कहां से स्टार्ट कर दिया, तो ये इनिशियल स्टेज में जो उनमें मोमेंटम आया या जो मोशन आया, उस मोशन के बारे में कांट ने कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, द कोलिजन अमंग द पार्टिकल ऑफ प्राइमोडियल मैटर कैन नेवर जनरेट रोटेटरी मोशन। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो रोटेशन कहां से स्टार्ट हुआ, ये भी कांट में क्या है, एरर स्टेटमेंट दिखाई पड़ता है। Kant assumed that the rotatory speed of nebula increased with the increase in the size was against a law, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो पहले एक चीज समझ लीजिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आपको, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो अर्थ की, अभी हम जानते हैं कि अर्थ की ऑर्बिट जो है वो क्या, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऐसी है, गोल नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है। तो अर्थ कभी सन के पास आ जाती है, कभी सन से तो दूर चली जाती है। तो जब अर्थ सन के पास आती है तो अर्थ की जो स्पीड है, रोटेटरी स्पीड है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे दूर जाएगी रोटेटरी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। उसी तरीके से जैसे घूमने वाला डिस्क होता है, झूला होता है घूमने वाला, ठीक है, तो जैसे जैसे आप झूले के बाहर की तरफ रहते हैं, यहाँ पे रोटेटरी स्पीड जो है वो स्लो रहती है और सेंटर की तरफ रोटेटरी स्पीड जो है वो फास्ट रहती है। ठीक है,
तो यहां पर ये बोल रहा है कि जैसे जैसे नेबुला बड़ा होता चला गया उसकी रोटेटरी स्पीड इंक्रीज हुई क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये इस लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है वो ये नहीं कहता है, और ये प्रूवन लॉ है क्योंकि अब ये प्रूव हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम के लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है कांट का वो रॉन्ग है, ठीक है। सो हाउएवर the importance of Kant's hypothesis lies in the fact that it was first scientific attempt, पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था, ठीक है, अर्थ के ओरिजिन को, सोलर सिस्टम के ओरिजिन को। और एक चीज ध्यान रखिए, ये इसके पहले जियोसेंट्रिक चलता था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, बाकी सब उसकी चारों तरफ घूम रहा है। ये हेलियोसेंट्रिक बात करता है कि सन सेंटर में है, बाकी सब प्लैनेट बने और रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हेलियोसेंट्रिक जो थियरी है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, और नेबुला के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। नेबुला हाइपोथेसिस बाद में इसी पर फर्दर रिसर्च करके लाप्लास अपनी थियरी लेकर के आएंगे जिसको नेबुलर थियरी ऑफ लाप्लास कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना हो तो इन शॉर्ट, ठीक है, आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। अगर नेबुलर कांट की गैसियस थियरी को एक्सप्लेन करने और उसके इवैल्यूएशन और क्रिटिसिज्म के बारे में पूछता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हियर आर फ्यू पॉइंट्स लाइक कांट्स हाइपोथेसिस सफर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग, these hypotheses have been formed against the mathematical laws। पहला कि the theory assumes that the mutual collision of particle of primordial metal resulted in the generation of rotation movement। ऐसा नहीं होता है, collision से rotation movement नहीं start होगा, ठीक है। and assumption that the this assumption कि rotatory motion इसकी वजह से स्टार्ट हुआ और नेबुला का साइज बड़ा होने से स्पीड बढ़ती चली गई, ठीक है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसा नहीं मानता है, ठीक है। द अजम्पशन ऑफ इंक्रीजिंग रोटेशन वेलोसिटी ऑफ द नेबुला विद इट्स increasing size is also against the law of mathematics। Normally the speed of rotation should decrease with increase in the size of the nebula, ठीक है। फिर भी however in spite of the basic assumption the hypothesis being this hypothesis is important for being first hypothesis। it talk about the लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटी के लॉ को मानता है, उसके माध्यम से यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताने की कोशिश करता है, और आगे की जो हाइपोथेसिस हैं वो कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है नेबुलर थियरी ऑफ लाप्लास। ये भी मोनिस्टिक है, पेरेंटल है। तो ये कब आई? ये 1789 में आई, लगभग 30 साल के बाद। तो लाप्लास हु वाज द फ्रेंच स्कॉलर, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया, और यहां पर भी नेबुला से ही रिलेटेड है। वहां पर नेबुला किस प्राइमोडियल मैटर से रिलेट किया गया है, पर यहां पर इन्होंने नेबुला को सब कुछ माना है, ठीक है। अब ये जो थियरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये दो चीजों पर बेस्ड है। एग्जिस्टेंस ऑफ नेबुला इन द यूनिवर्स, ही फील्स दैट नेबुला का ही प्राइमोडियल एग्जिस्टेंस था, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ द रिंग अराउंड द सैटर्न, जो सैटर्न के अराउंड रिंग है वो रिंग ऐसे ही थी, सन के अराउंड बहुत सारी रिंग्स थी, और अब सैटर्न के अराउंड हमें ये रिंग दिखाई पड़ती हैं। तो इसका इस सैटर्न को एग्जांपल देकर के बताते हैं कि देखो पहले ऐसा सन के अराउंड रिंग्स थी, अब ये सैटर्न के अराउंड दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अभी देखते हैं। Laplace nebular hypothesis was some way similar to the gaseous hypothesis of Kant, appears like the modified version of Kant's hypothesis। इनका assumption क्या है? इनका assumption है he assumed that there was a huge and hot gaseous nebula in the space। इन्होंने ये नहीं बताया कि नेबुला कहां से आई, कहां से नहीं आई। इन्होंने अज्यूम किया कि नेबुला शुरू से ही हॉट गैसियस थी, गर्म थी, वहां पर कोल्ड थी पहले, ठीक है, और रैंडम मोशन स्टार्ट हुई क्योंकि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, वो टकराते हैं, टक्कर खा के फिर दूर जाते हैं, फिर टकराते हैं, दूसरे से टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा। ऐसे जैसे मान लो बहुत सारी मक्खियां एक कमरे में हैं और वो भिनभिना रही हैं, एक दूसरे से टकरा कर रही हैं, ठीक है। तो उनका मानना था कि यहां से फिर टक्कर से फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है उससे हीट जनरेट हो। यहां पे मान रहा है कि नेबुला इज ऑलरेडी हॉट एंड गैसियस। अब कैसे हॉट एंड गैसियस हुई इसका पता नहीं, ठीक है। हालांकि एवेंजर्स में नेबुला इज नॉट दैट हॉट,
ठीक है, अच्छा जोक्स अपार्ट, तो यहां पर ये अजम्पशन है कि नेबुला ऑलरेडी हॉट है, ठीक है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ह्यूज एंड हॉट नेबुला वाज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब इन्होंने ये माना कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये जो पूरी नेबुला थी ये प्लेट शेप के जैसी थी और ये एक एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर रही थी। ये इनका अजम्पशन है। अब ये क्यों कर रही थी इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, यही इनका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो द नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग। अब यहां पर बता रहे हैं नेबुला पहले से गर्म थी और कूल हो रही थी, ठंडी हो रही थी। कैसे कूल हो रही थी? क्योंकि उसकी जो हीट है वो यूनिवर्स में रेडिएट होकर के जा रही थी, ठीक है। तो हीट का रेडिएशन रेगुलर यूनिवर्स में चल रहा था जिससे नेबुला की हीट लॉस हो रही थी और कंटिन्यूअस हीट लॉस की वजह से उसका साइज रिड्यूस हो रहा था। तो जहां पर कांट ये मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था, वहीं लाप्लास ये मानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था और साइज भी डिक्रीज हो रहा था जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। तो कांट की थियरी एक्सपेंशन पर बेस्ड है और लाप्लास की थियरी कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। कॉमन क्या है? दोनों नेबुला को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन एंड कूलिंग है। अकॉर्डिंग टू द लाप्लास नेबुला वाज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग इन साइज, साइज रिड्यूस हो रहा था, ग्रेजुअल लॉस हो रहा था हीट का उसमें, ठीक है। सो ग्रेजुअल लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द नेबुला, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी नेबुला है तो यहां से हीट यूनिवर्स में क्या हो रही है? रेडिएट होकर के चली जा रही है और नेबुला ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही तो साइज इसका छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। सो दिस दस द रिडक्शन इन साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ नेबुला इंक्रीज द सर्कुलर वेलोसिटी। अब इनका ये मानना है कि वो सिकुड़ रही है तो उसकी सर्कुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। वहां वो मान रहे थे कि वो फैल रही है तो सर्कुलर वेलोसिटी आ रही है, ये मान रहे हैं कि इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग सो दैट द circular velocity is increasing. So due to the increase in velocity nebula started spinning, बहुत तेजी से सिकुड़ रही है तो इसमें स्पिनिंग स्टार्ट हो गया है एट वेरी फास्ट स्पीड एंड इसके सेंटर में जो है मास बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। बहुत फास्ट स्पीड से इसमें स्पिनिंग हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम सो ग्रेट दैट इट एक्सीड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये बात इसमें भी कॉमन है, उसमें भी कॉमन थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्सीड हो जाता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिससे इसमें बहुत सारी रिंग्स जनरेट हो जाती है। ये बात दोनों में कॉमन है। अगर आपको दोनों को इवेल्युएट करने को दे तो दोनों की आप कॉमन बातें बताएंगे और दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे और फिर दोनों को क्रिटिसाइज कर देंगे। क्रिटिसाइज इन द सेंस कि इसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है, कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं है। सो कॉन्सिक्वेंटली अब क्या हुआ, ये बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है, सिकुड़ रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, तो इसकी वजह से इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमने की वजह से ज्यादा तेज है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली द आउटर सरफेस वाज कंडेंस्ड ड्यू टू एक्सेसिव कूलिंग। अब क्या हुआ, आउटर वाला हिस्सा, जो सबसे आउटर वाली रिंग है, यहाँ की हीट भी खत्म हो गई, साथ में ये सिकुड़ भी रहा है और बहुत तेजी से स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। तो बाहर वाला हिस्सा रोटेट नहीं कर पा रहा है और ये रिंग के रूप में टूट करके अलग हो जा रहा है। तो ये भी रिंग के रूप में ही अलग होता हुआ मानते हैं, ठीक है। बाहर से हीट यूनिवर्स में चली जा रही है, इधर बाहर का नेबुला ठंडा हो जा रहा है और वो रेस्ट ऑफ द नेबुला के साथ में घूम नहीं पा रहा है तो वो टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। सो इट कुड नॉट रोटेट विद द स्टिल कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेंट्रल mass of the nebula, ठीक है। and thus outer ring was separated from the remaining part of the nebula and this separated ring started moving around the nebula। अब ये रिंग क्या है, इसी नेबुला के अराउंड घूम रही है। लाप्लास फर्दर मेंटेन that the original ring was divided into 9 rings, ठीक है। अब उन्होंने माना था कि 9 अलग अलग रिंग बनी, इनका मानना है कि एक रिंग टूटी और उसमें से 9 अलग अलग रिंग बनी और जो सेंटर का पूरा मास था वो और सिकुड़ करके कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या हुआ, वो बन गया सन, ठीक है। तो इसमें सेंटर का मास कॉन्ट्रैक्ट होकर के सन का फॉर्मेशन ले लेता है और जो एक रिंग टूटती है इसी रिंग में 9 अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। हालांकि प्लैनेट अभी 8 है, 9 प्लैनेट पहले माने जाते थे, तो उन्होंने 9 रिंग्स की बात की है, सॉरी 9 प्लैनेट्स की बात की है। सो
10 9 प्लैनेट वर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 9 रिंग। अब इस मेन रिंग से 9 अलग अलग रिंग बनी और उन्हीं 9 रिंग से क्या बना, अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। इनकी थियरी को थोड़ा इवेलुएट करें और क्रिटिसिज्म देखते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। सो ही डिड नॉट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द नेबुला। पहली चीज, इन्होंने नेबुला का ओरिजिन कैसे हुआ ये नहीं बताया है। ही डिड नॉट एक्सप्लेन कि नेबुला गर्म कैसे हुई, उसके लिए एनर्जी कहां से आई, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ही डिड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई 9 रिंग्स केम आउट फ्रॉम इरेगुलर, ठीक है, 9 रिंग ही क्यों आई, ओनली 9 रिंग, व्हाई ओनली 9 रिंग, ठीक है, 9 रिंग ही क्यों आई, ऐसा भी कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है उसमें भी नहीं है। If the sun is the remaining mass, remaining nucleus of the nebula, claims as Laplace, it should have a small bulge around. अब जैसे मान लीजिए कि इसके चारों तरफ से एक रिंग टूट के अलग हुई तो यहां पर एक बल्ज होना चाहिए, ठीक है। रिंग के टूटने के बाद जो बल्ज बचता है वो बल्ज यहां पर नहीं है, ठीक है। सो देर इज नो सच बल्ज और रेमिनेंट ऑफ रिंग द रिंग, ठीक है, ऐसा कोई बल्ज यहां पर नहीं है। According to the nebular hypothesis, all satellites should revolve in the direction of its parent planet or the father planet, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अगर इससे टूट करके यहीं से रिंग अलग हुई तो रिंग का भी रोटेशन ऐसा है और प्लैनेट का भी रोटेशन ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। पर बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जिनका रोटेशन इस तरीके से नहीं है, लाइक सैटर्न एंड जुपिटर रिवॉल्व इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ देयर फादर प्लैनेट, ये उसके रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे। तो रोटेशन को लेकर के भी यहां पर खामियां दिखाई पड़ रही हैं। द नेबुलर हाइपोथेसिस इज अनेबल टू एक्सप्लेन द peculiar distribution of present day angular momentum in solar system। जैसे अगर हम देखें तो कुछ प्लैनेट सन के पास आएंगे, उनकी स्पीड, रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, दूर जाएंगे रोटेशनल स्पीड कम, तो इस तरीके की ऑर्बिट क्यों बनी है ये भी यहां से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। पर हाँ, मेन चीज क्या है, जो बात आउटकम निकल के आती है नेबुलर थियरी से, वो आउटकम ये है, ठीक है, कि इन थियरीज से हमें एक बात पता चलती है कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड क्यों है। जैसे अर्थ के अंदर सेंटर में इनर कोर है, फिर उसके बाद आउटर कोर है, ठीक है, आउटर कोर के बाद इनर मेंटल है, आउटर मेंटल है, एस्थेनोस्फेयर है, क्रस्ट है। ऐसी जो वेरियस लेयर कैसे बनी होंगी ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि कोई ना कोई प्रारंभिक रूप से सेंटर क्रिएट हुआ, मैटर चिपक के टकरा करके सेंटर क्रिएट हुआ होगा और फिर इसके चारों तरफ मैटर और जुड़ता चला गया, पदार्थ और जुड़ता चला गया और ऐसी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनती चली गई जो आज अर्थ की लेयर है। तो ये दोनों थियरी एक बात तो है कि नेबुला के बारे में डिस्कस करती हैं, ठीक है, ये थियरीज अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती हैं, पर इनमें अपने क्रिटिसिज्म भी इस थियरी में है, क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता दिया। तो ड्रॉबैक लाप्लास मॉडल का क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस क्यों हैं तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। रिंग पिक्चर्ड, जो यहां पर लाप्लास ने रिंग बताई है, ठीक है, जिसके कंडेंस होने से डिफरेंट प्लैनेट्स बने हैं, तो सबकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, रोटेशनल वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सो द रिंग पिक्चर्ड बाय द लाप्लास वुड नेवर कंडेंस इनटू द planet because differential rotational velocity in inner and the outer part of the ring, ठीक है। if the satellites will form in the similar way the moon must have its own atmosphere, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है तो मून के पास भी होना चाहिए, पर मून के पास नहीं। अब अलग अलग इनके क्रिटिसिज्म है, ड्रॉबैक्स यहां पर हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो
आज की इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पर दो थ्योरीज, दो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किए। वन इज द gaseous hypothesis of Immanuel Kant and another one is nebular theory of Laplace। इसको एक्रेशन थियरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिंग में जो मटेरियल था वही चिपक चिपक के एक मैटर, एक प्लैनेट बनाता है, तो इसको हम लाप्लास की एक्रेशन थियरी भी कहते हैं। इमानुएल कांट की थियरी 1755 की है और लाप्लास की थियरी 1796 की है। ठीक है, ओके। तो ये दो थियरीज हमारी मोनिस्टिक थियरी है। तो आज मैंने आपको मोनिस्टिक थियरी एक्सप्लेन की है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डुअलिस्टिक थियरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जितनी भी डुअलिस्टिक थियरी हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड देन विल फाइनली विल डिस्कस अबाउट द बिग बैंग थियरी विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। ठीक है, तब तक आप इस नोट्स को पढ़िए। इसको ग्रुप में मैं पीडीएफ इसका ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। इससे अपना शॉर्ट नोट्स भी डेवलप करिए। देखिए शॉर्ट नोट्स, जैसे ये मैं शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये वाली शॉर्ट नोट्स, ऐसी शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी हैंड रिटन। ये मैंने हैंड रिटन करके बनाई थी अपने टाइम में, पढ़ाई जब मुझे ऑप्शनल देना था, तो दिस इज हाउ आई वाज मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में डुअलिस्टिक थियरीज जो है, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। देन टू इफ यू फील आई एम वर्किंग हार्ड एंड गिविंग समथिंग, कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू योर सक्सेस, ठीक है, तो वॉलेंटरली आप मुझे इस नंबर पर 9958018784 इस पर अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो भी आपकी मर्जी करती है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एज एन हेल्प कि मैं इस चैनल को चला पाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे यूपीआई कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे भीम, फोन पे, जो भी आपको करना है यू कैन डू दिस। सो दिस इज अ वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप नहीं भी कोई कंट्रीब्यूट करते हैं देन टू आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।